बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन का आगाज़ करते हैं और आज के दिन का आगाज़ स्विफ्ट डेटा से करना था, लेकिन स्विफ्ट डेटा स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें बता दूं। क्वेश्चन है जिसका आंसर दे दूं। क्वेश्चन ये है कि आपको iOS डेवलपमेंट क्यों करनी चाहिए वर्सेस वेब डेवलपमेंट। इसको मैं इस तरह कह सकता हूं कि iOS डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, कि आपको iOS डेवलपमेंट क्यों करनी चाहिए वर्सेस ऐप डेवलपमेंट। अच्छा, अब किसी भी एप्लीकेशन को आप चाहे iOS डेवलपमेंट करो या वेब डेवलपमेंट करो, आप एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो। एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ये वेब डिज़ाइन नहीं है। वेब डिज़ाइन सिंपल बेसिक वेब डिज़ाइन नहीं है। मेन एप्लीकेशन जैसे फेसबुक, शॉपिफाई, इस तरह की एप्लीकेशन, एयरबीएनबी, दीज आर एप्लीकेशंस। तो वो तीन पार्ट्स में होती हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। फ्रंट एंड जो फ्रंट पे यूआई होता है, बैक एंड जो पीछे बैक एंड पे लॉजिक होता है, प्रोडक्ट ऐड होता है, यूज़र लॉगिन चेक होता है, वो सारा बैक एंड पे होता है। डेटाबेस प्रोडक्ट की लिस्टिंग, सारी चीज़ें। और एक स्टोरेज होती है, क्लाउड स्टोरेज, फाइल स्टोरेज के लिए, इमेजेस वगैरह के लिए। तो ये एप्लीकेशन का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, अब अगर हम वेब डेवलपमेंट करते हैं तो फ्रंट एंड के लिए वेब डेवलपमेंट में हम यूज़ करते हैं, ये हमारा वेब डेवलपमेंट है फ्रंट एंड के लिए। ये वेब डेवलपमेंट है हमारा। तब वेब डेवलपमेंट में हम आते हैं तो हम CSS पढ़ते हैं, HTML पढ़ते हैं, जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं। जावास्क्रिप्ट के बाद हम जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, फिर मटीरियल UI के फ्रेमवर्क पढ़ते हैं, टेलविन CSS पढ़ते हैं, Node.js पढ़ते हैं। फिर इसके बाद बैकएंड के लिए Node.js पढ़ते हैं हम। बैकएंड, ये बैकएंड है, ये सारा बैकएंड का सिस्टम आ गया यहाँ पे। फिर उसके लिए हम Next.js पढ़ते हैं, Node.js पढ़ते हैं, और Next.js फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चला देता है। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। वेब के लिए जब हम वेब डेवलपमेंट पे काम करते हैं तो हम ब्राउज़र कंपनीज़ के लिए काम करते हैं। हम ब्राउज़र इकोसिस्टम के लिए डेवलपमेंट करते हैं। हम जो चीज़ें क्रोम में चलेंगी, इसका एक एडवांटेज होता है, ये ओपन टू वर्ल्ड होते हैं, रिस्ट्रिक्शन नहीं होते हैं, कोई ऐप स्टोर नहीं है, कुछ नहीं है, ओपन टू वर्ल्ड है URL पे। और अगर आप वेब ऐप बनाते हो और सारे प्लेटफॉर्म विंडोज़ या मैक पे पब्लिश करते हो तो अपडेट आपको मैक से रिव्यू में आपकी एप्लीकेशन नहीं जाती और आपकी एप्लीकेशन का अपडेट डायरेक्टली ही अपडेट हो जाता है। तो इसका एक एडवांटेज ये होता है। फिर हमें ये सारी चीज़ें सर्वर पे रखवानी पड़ती हैं। हम सर्वर साइड पे आ जाते हैं, फ्रंट एंड बैक एंड। यहाँ पे अगर हम वेब बेस पे जाते हैं तो Node.js और बैक एंड और फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ पे अगर हम बैकएंड पे जाते हैं तो यहाँ हम MongoDB चलाते हैं या MySQL चलाते हैं, दो तीन और भी डेटाबेस हैं वो हम चलाते हैं। वो सारी चीज़ें हम रखते ही है फ्रंट एंड बैक एंड। कभी कभार जैसे वर्डप्रेस हम एक ही PC पे रख लेते हैं तो वो हम एक इंस्टेंस पे रख लेते हैं, VM वर्चुअल मशीन पे। तो एक सर्वर पे हम फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सारी चीज़ें रख लेते हैं। तो वो एक सर्वर में ही हमारा काम हो जाता है, जो आजकल हमें $20-25 में मिल जाता है वेब होस्टिंग वगैरह उससे और क्लाउड सर्विसेज से। तो ये सारी फाइलें हमारा फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब सर्वर पे रखा हुआ होता है। सर्वर की कॉस्ट होती है, सर्वर इज़ कॉस्टली। ये सर्वर है, ये कॉस्टली है, रेड कर देते हैं इसको। इसकी कॉस्ट आती है। अच्छा, जब हम सर्वर पे जाते हैं तो हम सिंगल इंस्टेंस पे छोटी एप्लीकेशन रख देते हैं। जब हम एयरबीएनबी और फेसबुक टाइप की एप्लीकेशन की बात करते हैं तो मल्टी सर्वर्स की बात होती है। मल्टी सर्वर होता है तो ऑटो लोड बैलेंसिंग वगैरह हमें सीखनी पड़ती है। ये सब डेवऑप्स में आ जाता है सारी चीज़ें। फिर इसके बाद अगर हम एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे आते हैं तो मैं एंड्रॉयड की साइड पर भी नहीं बता रहा। एंड्रॉयड की साइड पर मैंने कोई रिसर्च नहीं की है, मेरी कोई नॉलेज नहीं है। तो अब हम अगर एप्लीकेशन साइड पे आते हैं तो एप्लीकेशन साइड पे अगर हम सर्वर साइड देखें तो हमें एक फायरबेस भी मिलता है, जो गूगल का एक प्रोडक्ट है, जो हमें एक बैकएंड एज ए सर्विस देता है। तो फ्रंट एंड हम अपना Next.js में या किसी में भी बनाएं, या एप्लीकेशन में, मोबाइल में, या तो वो हमें एक बैकएंड मिलता है। जब हमें हर प्लेटफॉर्म पे जाना होता है, एंड्रॉयड, वेब और मैक, तो उसके लिए हमें एक क्लाउड सर्वर चाहिए ही चाहिए होता है, जिसकी कॉस्ट आती है। ये फायरबेस बहुत कॉस्टली पड़ता है कभी कभार, तो इसको यूज़ करने से पहले एहतियात करना। और अगर हम मैक इकोसिस्टम की तरफ जाते हैं, अब मैं मैक इकोसिस्टम की बात करता हूँ, ये सारी वेब डेवलपमेंट की बातें हो गई। अब मैं मैक इकोसिस्टम की तरफ जाता हूँ तो हम क्या करते हैं कि हम ये सर्वर पे सारी चीज़ें ले ही नहीं जाते और हम सारी चीज़ें ये iOS डेवलपमेंट में ही सारी चीज़ें उतार लेते हैं। फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, सारी तीनों चीज़ें यूज़र के डिवाइस में सारी चीज़ें आ जाती हैं। हमारी कॉस्ट हो जाती है ज़ीरो यहाँ पे। ये एक बिजनेस के तरीके से देखो तो मैंने सारी कॉस्ट एलिमिनेट कर दी। कॉस्ट
एलिमिनेटेड। ठीक है, सारी कॉस्ट एलिमिनेट हो गई, कॉस्ट जीरो हो गई मेरी यहाँ पे, जीरो कॉस्ट। अगर मैं iOS डेवलपमेंट की तरफ जाता हूँ तो मेरी कॉस्ट जीरो हो जाती है। क्यों? क्योंकि मैंने फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस सारा यूज़र की डिवाइस में ही है, आईफोन में, आईपैड में, मैक में, हर जगह पूरी एप्लीकेशन आपकी यहीं आ जाती है। अगर आप सिर्फ मैक इकोसिस्टम की तरफ जाते हो, और अगर आप मैक इकोसिस्टम की तरफ नहीं जाते और आपको एंड्रॉयड और वेब दोनों वर्जन देने हैं, तो फिर आपको सर्वर साइड जाना ही पड़ेगा, आपको अपना बैकएंड उठाना ही पड़ेगा और सर्वर पे ले जाना ही पड़ेगा, इसकी कॉस्ट आएगी आपको। तो इनिशियल अगर स्टार्टअप और इनिशियल डेवलपर और ज़ीरो कॉस्ट में काम करना है तो iOS डेवलपमेंट की तरफ जाओगे, ज़ीरो कॉस्ट रहेगी और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डिवाइस में ही मिल जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसके फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस किस तरह काम करते हैं। तो iOS डेवलपमेंट में फ्रंट एंड आपको मिलता है स्विफ्ट UI में, स्विफ्ट UI में आपको फ्रंट एंड मिल जाता है, और बैक एंड की लॉजिक आप एप्लीकेशन में ये स्विफ्ट लैंग्वेज में लिखते हो आप, स्विफ्ट लैंग्वेज में। इसमें API कनेक्शन, बाहर इंटरनेट से कनेक्शन, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं इसमें API भी अवेलेबल हैं, सारा पूरा फ्रेमवर्क दिया हुआ है। API से कनेक्ट करना हो, डेटा लेना हो, बाहर कनेक्ट करना हो, विद इन डिवाइस ही सारा डेटाबेस रखना हो। तो अब iOS डेवलपमेंट में हमें डेटाबेस दो तरह के मिलते हैं, एक हमें स्विफ्ट डेटा मिलता है और एक हमें कोर डेटा मिलता है। दो तरह के डेटाबेस मिलते हैं हमें। कोर डेटाबेस जो है वो हमारा iOS से 16 से बिलो में चलेगा, पुराना वर्जन है। ओल्ड जो सबसे पहला आईफोन आया था उस आईफोन से लेके अभी तक iOS 16 तक कोर डेटा ही चलता था। अब स्विफ्ट डेटा पे स्विच हुआ है एप्पल, और वो iOS 17 से अबव डिवाइसेस पे चलेगा। तो ये न्यू फ्रेमवर्क है, तो इन फ्यूचर यही रहेगा, तकरीबन 10, 15, 20 साल तक यही चलेगा इन फ्यूचर। तो अब ये एप्पल का इकोसिस्टम है। अब एप्पल हमें एक बैकएंड को हमें क्लाउड स्टोरेज में रखने के लिए, एप्पल हमें डेटाबेस क्लाउड स्टोरेज में रखने के लिए हमें एप्पल क्लाउड किट प्रोवाइड करता है। ये एप्पल हमें खुद प्रोवाइड करता है। अब हमें फायरबेस यहाँ यूज़ नहीं करना पड़ता, फायरबेस की हमें कॉस्ट आ जाती है। इसको भी मैं कॉस्टली लिख देता हूँ। ये पूरा iOS और वेब डेवलपमेंट और उसका वर्क फ्लो है। आपको लोग बोलते तो हैं वेब डेवलपमेंट कर लो, लेकिन वेब डेवलपमेंट करने के बाद आप ये सर्वर्स की कॉस्ट ही बेयर नहीं कर सकते। आप गूगल के मंथली $1000 या फायरबेस का $1000 का मंथली एक्सपेंस बेयर ही नहीं कर सकते। तो इनके सोल्यूशन के लिए शॉपिफाई और इस तरह की सर्विसेज आई हैं। अब हमारा काम शॉपिफाई पे ऑनलाइन स्टोर खोल के काम करना और शॉपिफाई को पेमेंट करना और गूगल को एडवर्टाइजमेंट के लिए पेमेंट करना, ये अगर देखा जाए तो एक तरीके से टेक बिजनेस नहीं है। हम टेक कंपनीज को पैसे दे रहे हैं हमारा काम करने के लिए, हमने कोई टेक नहीं बनाया है। अब यहाँ पे जो है वो हम टेक कंपनी बनाने की बात करते हैं। टेक कंपनी बिल्कुल कंप्यूटर से रन होती है, कंप्यूटर पे ही रन होती है, और हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं लोगों को कि $40 में आप हमारी सर्विस ले लो। तो ये वो कंपनी बनाने की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। फिर मिलता है फाइनेंशियल फ्रीडम और ऑटोमेशन। अच्छा, अब हमें एप्पल प्रोवाइड करता है डेटाबेस सिंक करने के लिए, क्लाउड किट प्रोवाइड करता है जो सिंक कर देती है हमारी iOS, iPad और मैक OS पे हमारी पूरी एक एप्लीकेशन का सारा डेटा सिंक कर देती है। हमें फायरबेस यूज़ नहीं करना पड़ता, और लॉगिन के लिए एप्पल का ही नेटिव प्लेटफॉर्म है, तो आपको साइन इन ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, यूज़र को लॉगिन नहीं करना पड़ता। iCloud में सारा डेटा सिंक हो जाता है, तो उसके iCloud अकाउंट से ये सब सिंक होता है हमारा पूरा एप्लीकेशन का डेटाबेस। ये हमें एप्पल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, इसलिए हमारी कॉस्ट सर्वर की जीरो हो जाती है। बैकएंड की लॉजिक हम यहीं डाल देते हैं, डेटाबेस iCloud, यूज़र के iCloud में एप्पल खुद ही चढ़ाता है, और ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एप्पल खुद ही चलाता है। हमारे को सिर्फ यहाँ स्विफ्ट डेटा का फ्रेमवर्क मिल जाता है, हम उससे काम करते हैं, ये सारा काम ऑटोमेटिक हो जाता है। हम स्विफ्ट लैंग्वेज में लिखते हैं और फ्रंट एंड हम स्विफ्ट UI में बनाते हैं। हमारी कॉस्ट जीरो हो जाती है। हमारा मॉडल होना चाहिए कि छोटी छोटी ऐप्स बनाई जाएं, और अब ये हमने प्रोडक्ट बनाएंगे, हम प्रोडक्ट मिनिमम अमाउंट पे बेचेंगे। अच्छा, अब इसका थोड़ा बिजनेस मॉडल, ये पूरा आईफोन के अंदर ही सब इंफ्रास्ट्रक्चर उतर जाता है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर इसी के अंदर उतर जाता है। अब बिजनेस मॉडल के लिहाज से बात करूं तो अगर आप एप्लीकेशन बनाओगे, फॉर एग्जांपल जैसे इसकी कॉस्ट है $1,00,000, आपको लगता है आपने ऐसी एप्लीकेशन बनाई है जो $1,00,000 की है, तो आप एक यूज़र को या 2 यूज़र्स को
50,000 की मत बेचो ये, ठीक है। आप इस 1 लाख एप्लीकेशन को आप इसको $10 की बेचो, और अगर आपको 1,000 यूज़र मिल जाते हैं तो ये आपके 1,000 यूज़र पे $10,000 होते हैं, ये डॉलर्स हैं। और अगर आपको $10 में अगर आप बेचते हैं और अगर आपको 10,000 यूज़र मिल जाते हैं तो $1 लाख हो जाते हैं ये। तो ये आपकी एप्लीकेशन की कॉस्ट कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट क्लियर करता चलूँ कि जैसे ये बड़ा बहुत याद रखना इसको, दिस इज़ वैल्यूएबल। इम्पॉर्टेंट, वैल्यूएबल है। फॉर एग्जांपल इसलिए कि अगर देखा जाए तो हमारी iOS डेवलपमेंट पे अगर हमारा कस्टमर देखा जाए तो हमारी ऑडियंस 1 बिलियन के करीब है। हमारा आईफोन के पास 1 बिलियन यूज़र्स है और एप्पल के पास 1 बिलियन यूज़र्स है, जो हमारा कस्टमर है, जो वेट कर रहा है हमारी एप्लीकेशन का। और अगर हमें लेट से अगर 1 लाख यूज़र मिलते हैं और $10 की एप्लीकेशन है तो $1 मिलियन होते हैं ये। तो अब ये ऑटोमेशन पे चला जाता है। $1 मिलियन का वर्किंग पूरी आप एप्लीकेशन बनाते हो, ये ऑटोमेशन पे चली जाती है। आप $1 की एप्लीकेशन बनाओ, डिपेंड करता है आप कितनी एप्लीकेशन बनाते हो। आपका काम बेस्ट एप्लीकेशन बनाना नहीं है, आपका काम क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशंस बनाना है। आपकी प्ले स्टोर में 15, 20, 25 एप्लीकेशन होनी चाहिए। ये सब आप ऑटोमेशन कर देंगी और फाइनेंशियल फ्रीडम देंगी। अच्छा, अब ये हमारा प्रोडक्ट बनाने का प्रोसीजर है और ये हमारा बिजनेस का प्रोसीजर है। अच्छा, अब अगर एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसको जैसे फ्रीलांसर पे डिज़ाइनर और 3D डिज़ाइनर्स और वेब डेवलपर्स को वैल्यू नहीं मिलती और वो सब शॉपिफाई सीख के शॉपिफाई की थीम एडजस्ट करके फ्रीलांसर पे काम करते हैं और वो बोलते हैं कि पैसे तो कमाते हैं, ज़रूर कमाते हैं, लेकिन वो डिजिटल लेबर है, ये याद रखना। अब अगर ये एप्लीकेशन बना के डिजिटल लेबर, ये चीज़ याद रखना। अच्छा, नो फ्रीलांस, मेक इट वैल्यूएबल। ये सब पढ़ने के बाद इसको बेचना कैसे है, ये इस चीज़ की बातें हैं। तो इसको फ्रीलांसर की तरह, जैसे तुम्हें ये सब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ गई जब, तो इसके बाद ये किसी क्लाइंट को अपने गली मोहल्ले में या रिश्तेदार को या किसी कंपनी को, क्लाइंट को ये सारी चीज़ें बना के बेचने मत जाना। उसको चाहिए होगा तो उसको ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, उसको नोट्स ऐप तरह की ऐप नहीं चाहिए होगी। अगर वो मांगे तो उसको तुम बना के भी नहीं दोगे। एप्लीकेशन में भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। नोट्स ऐप होती है जो पूरी इधर ही होती है, आपको कोई ज़ीरो कॉस्ट पे होती है, कोई सर्वर नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एप्लीकेशन डेवलपमेंट होती है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एप्पल का यूज़ हो रहा होता है और ज़ीरो कॉस्ट पे चल रहा होता है। और ई-कॉमर्स होता है तो वो आपको फिर एडमिन डैशबोर्ड और ये सारी चीज़ों की तरफ, वेब की तरफ थोड़ा जाना पड़ता है, सर्वर की तरफ। तो अगर नोट्स ऐप की तरह की ऐप है तो वो किसी को फ्रीलांसर या किसी क्लाइंट को बना के मत देना। क्यों? क्योंकि ये ऐप तुम ही बेचोगे और तुम्हारी ऑडियंस वर्ल्ड वाइड है, 1 बिलियन यूज़र है। तुम किसी को ये ऐप्स बना के नहीं दोगे, इसकी वैल्यू ख़त्म नहीं करोगे। जैसे हम 2-2 टके की वैल्यू कर देते हैं हर चीज़ की, तो इसकी वैल्यू है, इसकी वर्थ है, और ये इस तरह की चीज़ नहीं है। अगर सीख लो तो मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट प्रोसेस में और बहुत जल्दी के प्रोसेस में बहुत सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो अच्छा, अब डिजिटल लेबर। अच्छा, अब अगर ये करोगे कि तुम एप्लीकेशन सीख गए और तुम इसको किसी एक क्लाइंट को बेचो, फॉर एग्जांपल इसको तुम क्लाइंट को बेचो, तो क्लाइंट को बेचने के लिए तुम्हें फॉर एग्जांपल 1 साल एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे लगा, तो तुम टोटल 20 क्लाइंट की 20 साल में 20 क्लाइंट की ही बना सकते हो। 20 ईयर्स में 20 क्लाइंट्स, ठीक है। और क्लाइंट्स को समझाना और उनसे बातें करना और ये सारी चीज़ें, तो ये बेकार है। ये तुम डिजिटल लेबर वाला काम कर रहे हो। तुम यू आर नाउ डिजिटल लेबर, क्योंकि यू आर सेलिंग योर टाइम, नॉट स्किल। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, बड़ा बेसिक सा फ़र्क है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब अगर यही काम तुम, ये बिजनेस मॉडल से रिलेटेड है सारी चीज़ें। अब अगर यही काम एक एप्लीकेशन बनाते हो, एक सिंपल सी एप्लीकेशन टाइमर ऐप बनाते हो, दिखाता हूँ यहाँ पे।
एक टाइमर ऐप बनाते हो, जैसे मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मुझे वर्थ इट लगती है ये मैक ऐप पे लेना। ये टाइमर ऐप है, बड़ी खूबसूरत ऐप है, बड़ा वीआईपी मेन्यू बार में मैक ऐप है, और बस क्लिक कर दो तो टाइमर ऑन हो जाता है और टाइमर ख़त्म होता है तो इसकी जो टोन बचती है वो भी बहुत अच्छी लगती है। 3000 रुपये की ऐप है, बहुत वर्थ इट ऐप है, मुझे अच्छी लगती है, लेकिन अभी तक मैंने ली नहीं है। तो इस तरह की ऐप जैसे आदमी 3000 रुपये की ले लेता है, तो 3000 रुपये की ये एक ऐप हुई, तो ये 1 लाख अगर लोगों को बेचो तो ये $3 लाख हो जाते हैं एक छोटी सी ऐप से। तो ऐसी 12 ऐपें बनाओ, ऐसी 12 ऐपें बनाओ। अगर $3 लाख को 12 ऐप से मल्टीप्लाई कर दूं तो $3 लाख मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया $3.6 मिलियन। $3.6 मिलियन, ठीक है। अब ये है फाइनेंशियल फ्रीडम। अब कुछ भी कर लो, चाहे यूट्यूब वीडियो बना लो, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे फ्रीलांसिंग कर लो, चाहे डेवलपमेंट कर लो, चाहे कोई भी काम कर लो, डिज़ाइनिंग कर लो, कोई भी फनकारी कर लो, इतने पैसे। अब ये फाइनेंशियल फ्रीडम है जब तुमने अगर 12 ऐप्स ऐसी बना दी और रख दी, और 5 साल में तुम्हें ये अगर 5 से 7 साल में $3.6 मिलियन दे जाती हैं तो तुम्हारा काम हो जाता है, यानी ये तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम है। इसके बाद दूसरी जगह डाइवर्सिफाई हो सकते हो, या अपनी डेवलपमेंट, अपनी कंपनी को ग्रो कर सकते हो और इन्वेस्ट कर सकते हो अच्छे डेवलपर्स में और इस टेक वर्ल्ड को ग्रो करने में, कि टेक्नोलॉजिकल कंपनीज होनी चाहिए, डिजिटल लेबर नहीं। ये डिजिटल लेबर नहीं हुआ, ये डिजिटल लेबर हुआ। 20 क्लाइंट का ही काम किया, यहाँ क्लाइंट वर्ल्ड वाइड हो गया। यहाँ पे क्लाइंट एक ऐप बनाई या 12 ऐप बनाई, क्लाइंट वर्ल्ड वाइड हो गया, 1 बिलियन यूजर तुम्हारा क्लाइंट हो गया। इसको कलर कर देते हैं, ये तुम्हारा 1 बिलियन यूजर क्लाइंट हो गया। तो ये इसका बिजनेस मॉडल है, ये इसका डेवलपमेंट मॉडल है। ठीक है। अब ये एक वेब डेवलपमेंट का भी रोड मैप दिखाया था और बताया था कि एक वीडियो में बता दूंगा। तो ये 17 मिनट की वीडियो हो गई है, इसमें ये सारा ये भी रिकॉर्ड कर देता हूँ ताकि ये भी आज ख़त्म हो जाए। इसके बाद स्विफ्ट डेटा से स्टार्ट करूँगा। ये कहानी पूरी डेटाबेस की, सर्वर की और पूरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी समझाने का मकसद ही यही था कि सब समझ आए कि क्या कहाँ से चल रहा है। अच्छा, अब टाइप्स ऑफ वेबसाइट भी बहुत सारी होती हैं। एक होती हैं बिल्कुल कस्टम वेब ऐप्स जैसे एयरबीएनबी और इस तरह। सैस बिजनेस होते हैं, ईमेल सर्विसेज और इस तरह न्यूज़लेटर सर्विसेज। अब सब ऑनलाइन वर्ल्ड में तो सबको पता ही है सारी चीज़ें। प्री बिल्ड सोल्यूशन होते हैं शॉपिफाई वगैरह की तरह। ब्लॉग वेबसाइट्स होती हैं जिसके लिए गूस ब्लॉग, फ्रेमर, स्क्वायर स्पेस, विक्स, बिग कॉमर्स, वर्डप्रेस भी चलाया मैंने। इस पे हर तरह की साइट बन जाती है, लेकिन ये स्केलेबल नहीं है या नहीं हूँ आप वेब ऐप नहीं बनती आपकी। ये अभी भी आप किसी और के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, ये टेक कंपनी नहीं है। वेबफ्लो, मजेंडा, शॉपिफाई पे भी ई कॉमर्स बना के आप टेक कंपनी नहीं है। आप एक आपका सेल्स चैनल है, आप अपना बिजनेस या अपनी दुकान एक आपकी एक और ब्रांच हो गई है, ये सेल्स चैनल है ऑनलाइन का। और व्हाट्सएप पे आप जो बिजनेस करते हैं और आजकल जो मार्केटिंग वगैरह करके जिस तरह बिजनेस करते हैं, जो ई कॉमर्स वगैरह। फिर नोशन साइट्स हैं जो नोशन मैनेज करते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट, उस तरह की साइट्स, ये सैस बिजनेस हुआ। फिर पोर्टफोलियो साइट्स होती हैं, ई कॉमर्स साइट्स होती हैं। फिर रियल स्टेट कार, ये एक बिल्कुल कस्टमाइज वेब बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलती हैं। फिर फोरम टाइप्स वेबसाइट्स होती हैं, डिस्कॉर्ड और स्लैक ओवरफ्लो, ये फोरम टाइप वेबसाइट बनाने की कुछ रिसोर्सेज हैं। कम्युनिटीज टाइप साइट्स होती हैं, ये इसकी 2 रिसोर्सेज हैं। डॉक्यूमेंटेशन साइट्स होती हैं, इस तरह की ये रिसोर्सेज हैं। जैसे आप Node.js की डॉक्यूमेंटेशन देखते हो, ये इन सब तरह की चीज़ों की। ये वेब डेवलपमेंट पे थोड़ी सी चीज़ें हो गई। इतनी टाइप्स की वेबसाइट्स होती हैं। फिर वेब डेवलपमेंट पे वही बातें कि फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड और डिज़ाइनिंग के लिए। अच्छा, आजकल लोग डिज़ाइनिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग का पार्ट होता ही नहीं है। अगर यूँ देखो तो जो डिज़ाइनर फिग्मा और फोटोशॉप पे जो डिज़ाइन करते हैं शशकेबाजी वाले, वो शशकेबाजी वाले डिज़ाइन iOS डेवलपमेंट में जब एप्लीकेशन बनाते हो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बैठ ही नहीं पाता है। तो वो लॉजिकल डिज़ाइंस कभी होते ही नहीं है। वो जो क्लाइंट को और कंपनीज़ को भी नहीं पता काम किस तरह किया जाता है और किस तरह होता है। तो कंपनीज़ भी डिज़ाइनर हायर करती हैं और इस तरह के काम कराती हैं और आखिर में उनकी एप्लीकेशन कभी भी जाके डेवलपमेंट नहीं होती, यानी प्रॉपर्ली। तो ये डिज़ाइनर वाले ही चक्कर में फंसे रहते हैं और डिज़ाइनर जैसा शशकेबाजी वाला डेवलपमेंट में चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें आती नहीं हैं और ना ही यूज़र को चाहिए होती हैं। UI और UX के लिए भी अच्छी नहीं होती।
तो उस लिहाज से ये सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं डिज़ाइनिंग के और फ्रंट एंड UI UX डेवलपमेंट के लिए। फिर आप जब डेवलपमेंट पे आते हो तो IDEs चलाने पड़ते हैं, VS कोड चलाना पड़ता है, VS कोड के प्लगइन की भी डेवलपमेंट है। फिर एंड्रॉयड स्टूडियो और Xcode हम चलाएंगे। फ्रंट एंड के लिए वही HTML जावास्क्रिप्ट चलाओगे। फिर गेट्स भी है इसमें। वेब डेवलपमेंट में बहुत लोचे हैं, ये इतनी सारी चीज़ें करने के बाद सब समझ आया है। फिर HTML चलाना है तो ये एक बीच में टेलविन आ जाता है, ये बोलता है ये मेरी CSS का फ्रेमवर्क चला लो। ये आता है फेसबुक ने बनाया, बोला जावास्क्रिप्ट चला लो। ये एंगुलर बोलता है गूगल ने बनाया है, मेरा चला लो। ये व्यू वाला एक लड़का है, इसने बोला मैंने बनाया, ये चला लो। नेक्स्ट कंपनी आई, सब ने ये रिएक्ट जावास्क्रिप्ट पे फ्रेमवर्क बनाए। ये इन सब के लिए हम बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट करते हैं तो हम गूगल और सफारी और ब्राउज़र कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर हम iOS डेवलपमेंट करते हैं तो हम एप्पल कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। तो दोनों में बड़ा फ़र्क है। और वेब डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो हमें पीछे इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी नहीं देता। ऐप डेवलपमेंट के लिए iOS डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं तो पीछे हमें एप्पल इंफ्रास्ट्रक्चर देता है CloudKit का। तो फिर ये बैकएंड Node.js पे चला और ये सारे सिस्टम और फिर एक्सप्रेस चला और ये सब लोचा है। फिर इसको मिलाना और नॉन SQL और SQL डेटाबेस। और डेटाबेस दो टाइप के होते हैं, SQL नॉन SQL। नॉन SQL में ये फायरबेस और सुपरबेस और MongoDB और ये सारी चीज़ें आते हैं। फिर SQL पुराने ज़माने का था, जो वर्डप्रेस वगैरह बनी हुई है वो SQL है। यूट्यूब का भी डेटाबेस SQL पे है, लेकिन इसका इतना बड़ा सर्वर संभालना और उसकी कॉस्ट और ये सब, इससे अच्छा हम CloudKit के सर्वर पे डाल देते हैं ये सारा लोड, हमारी कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है यहाँ से। फिर कस्टमर सपोर्ट संभालो, SMS के सॉफ्टवेयर, ईमेल के सॉफ्टवेयर, लाइव चैट के सॉफ्टवेयर सपोर्ट, HubSpot बड़ा अच्छा है, इंटरकॉम भी बड़ा अच्छा है। फिर टिकट मैनेजमेंट के लिए ये डैशबोर्ड और SendGrid और ईमेल सर्विसेज और ये सारी चीज़ें। और वेब डेवलपमेंट पे आओगे तो ये सब पता चलेगा। लेकिन ये सब कराने के बाद iOS डेवलपमेंट बाद में आ जाता है। फिर ये डेटाबेस की कहानी हो गई, ये सारी कहानी हो गई। ये पूरा ओवरव्यू वेब डेवलपमेंट का सारा अपने दिमाग से भी निकाल देना चाहता हूँ और यहाँ रिकॉर्ड भी कर देना चाहता हूँ, पता भी चल जाए आप लोगों को भी कि ये क्या होता है। ये इसलिए ये सबका अपना अपना, फिर सबका फ्रेमवर्क पढ़ो, सबके सर्वर अलग, सबका सिस्टम अलग, कौन सी चीज़ कहाँ रखो, फिर किसी के और से इंटीग्रेशन कराना। और ये वेब डेवलपमेंट में सब मगजमारी है। इसका कुछ अपडेट हुआ Node.js का तो तुम्हें वो पढ़ना है, तो बहुत अपडेट भी रहना पड़ता है। React ने कुछ अपडेट किया, ये सारी चीज़ें से आपको अपडेट रहना पड़ता है और सब चलाना पड़ता है। तो ये सब मगजमारी हो जाती है। इसके ऊपर आप कॉस्ट भी देते हो सर्वर्स की, तो इससे आप iOS डेवलपमेंट में जाते हो, सर्वर की कॉस्ट भी खत्म, सब एप्पल इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब प्रोवाइड करके देता है। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं ये लैंग्वेजेस हमारी होती हैं C++, C#, जावा, पाइथन मशीन लर्निंग के लिए काम आती है। जावास्क्रिप्ट वही हम वेब डेवलपमेंट में आ जाते हैं, HTML CSS Dart फ्लटर चलाने के लिए चलती है, एंड्रॉयड की एप्लीकेशन बनाने के लिए। फिर हम आ जाते हैं स्विफ्ट iOS डेवलपमेंट पे, यही यहाँ पे स्विफ्ट UI, स्विफ्ट डेटा और CloudKit और iOS डेवलपमेंट, यहीं से सारा स्टार्ट होगा। तो ये पूरा वेब डेवलपमेंट का था। और ये क्यों नहीं करनी चाहिए, टाइप्स ऑफ वेबसाइट भी हो गई। मार्केटिंग का एक पोर्शन रह गया, मार्केटिंग का एक पोर्शन बता देता हूँ। यहाँ SEO वगैरह सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग में एक एडवर्टाइजमेंट SEO, एडवर्टाइजमेंट करोगे, गूगल को और फेसबुक को पैसे दोगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने ऐसी की हुई है कि मैंने 2016 में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की थी। आज भी मेरी वेबसाइट पाकिस्तान में नंबर 1 पे खड़ी है। तकरीबन 7-8 साल हो गए मैंने कोई SEO नहीं की। तो SEO भी हो जाती है सारी चीज़ें, लेकिन इनसे इतना कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता। यानी इतनी बड़ी जो बबल बनाया हुआ है ना आज की इंडस्ट्री में, वो इतना बड़ा बबल है नहीं ई-कॉमर्स वालों के लिए, जो लोग पैसे खर्च करते हैं। और तो ये वो सारी चीज़ें हैं। इसके बाद ये सोशल मीडिया मार्केटिंग, और फेसबुक को पैसे दो और गूगल को पैसे दो और यूट्यूब पे पैसे दो, और ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के सारे एडवर्टाइजमेंट और ये सारे यही चक्कर है। अपने पैसे खर्च करोगे तो सब समझ आ जाएगा क्या कैसे चलता है, किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारा वेब डेवलपमेंट का ओवरव्यू था। और अब अगली क्लास यहाँ से शुरू होगी डेटाबेस स्विफ्ट डेटा से, और स्विफ्ट डेटा से स्टार्ट करेंगे और डेटाबेस बनाना शुरू करेंगे हम अपनी एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।